प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को कोर्ट से बेल मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से पीके को जमानत मिली है। आज सुबह पटना पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था, गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की ताजा खबर है। अवैध रूप से धरना देने के आरोप में उन्हें बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुबह 3:30 बजे के करीब गांधी मैदान में पुलिस पहुंची। लोगों को नींद से जगाया गया। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर जबरन एम्बुलेंस से ले जाया गया और गांधी मैदान खाली करा दिया गया। इस घटना के बाद प्रशांत किशोर के समर्थक पटना एम्स के सामने जमा हो गए, जहां पुलिस के साथ खींचतान मची और उसके बाद प्रशांत किशोर को पटना के करीब पिपलावा थाना लाया गया और उसके बाद वो कहां गए, इसकी जानकारी उनके समर्थकों को नहीं दी गई। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे और 6 जनवरी की आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके समर्थकों को भी डिटेन किया है। जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है। और इस बीच आरजेडी ने प्रशांत किशोर के धरने को वीआईपी धरना बताया है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर हुए एक्शन को जायज ठहराया है। सबको पता है कि पटना में गर्दनीबाग थाने के पास एक निर्धारित धरना स्थल है, वहीं धरना किया जाता रहा है। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थक लंबे समय से धरना पर बैठे थे, वो कहीं न कहीं एक अराजक कार्रवाई थी और इसीलिए पटना पुलिस प्रशासन ने पूर्व में उन्हें कई अवसरों पर चेतावनी दी। नहीं मानने के बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहाँ क्यों इजाज़त दिया बैठने का, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया। इधर दिल्ली के कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी आजकल अपने विवादित बयान की वजह से काफी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी पर टिप्पणी के बाद अब दिल्ली के सीएम आतिशी पर उनके बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आप देखिए खबर। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि उनका दूसरा बयान सामने आ गया। अब उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर टिप्पणी कर दी। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बिधूड़ी के बयान को आपने शर्मनाक बताया और बीजेपी को घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। बिधूड़ी के बयान को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से भरा बताया और कहा कि दिल्ली की महिलाएं इसका बदला लेंगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बिधूड़ी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। मैं तो इसको
शर्मनाक मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस क्यों ना हो, उनसे तुलना करना सड़क की, नाले की, किसी चीज़ की भी, तो ये गलत है। पर दुर्भाग्य से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो हम देख रहे हैं कि लालू जी ने किया था, ठीक है, वो भी गलत था, और अभी जो कुछ इन दिनों हुआ है 10-11 साल के अंदर, वो भी निंदनीय है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, सुनिए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। रमेश बिधूड़ी जी के इशू पर सेलेक्टिव बातें हो रही, कांग्रेस सब दिन से सेलेक्टिव कर रहा। रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा उसके लिए गलती माना। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी? ये सेलेक्टिव चलेगा क्या? हेमा मालिनी जी देश की सेलिब्रिटी नहीं थी? देखिए, रमेश जी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है और मुझे लगता है कि एक बार खुद जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो फिर ज़्यादा इस विषय को तूल देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक ताकीद दी है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सभी मातृशक्ति के लिए अपनी भाषा बोलते समय अपनी भाषा पर संयम रखें। और वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान पर कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी हताश हो गई है, बीजेपी ये चुनाव हार रही है। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप, यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है, यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूड़ी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी ही किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूड़ी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के ही लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। और बीजेपी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पुराने आवास का मॉडल दिखाया, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि यह मॉडल क्यों लाया गया है। के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस मकान में रहते थे फ्लैगस्टाफ रोड पे, उसका एक मॉडल यहाँ पे बीजेपी के दफ्तर में दर्शाया गया है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सचदेवा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मॉडल आपके दफ्तर में क्या कर रहा है? अब असली शीश महल में तो हम जा नहीं सकते, वहाँ तो अरविंद केजरीवाल ने ताला लगा दिया। तो हमने ये मॉडल बनवाया है, जो इमेजेस हमें वहाँ से मिली हैं, और उससे ये दिखाया है दिल्ली की जनता को कि देखो, ये 100 रुपये की चप्पल और 2 रुपये का पेन पहनने वाला आदमी कैसे तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर, मिट्टी झोंककर इस आलीशान भ्रष्टाचारी शीश महल में रहता है। कैसे उसने तुम्हारे मेहनत के टैक्स को, पैसों को लूटकर अपनी अय्याशी पे खर्च किया है। अभी इसके अंदर तो एक मिनी बार भी है, जकूसी और सोना बाथ भी है, एक बड़ा लग्जरी जिम है, शानदार कालीन है, बड़े महंगे सोफे हैं, 1000 लीटर का फ्रिज है, 16 टीवी लगे हुए हैं, पेड़ काट के यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, और देखिए कारें लाइन लगी हुई है, बस एक वो ब्लू वैगन आर मिसिंग है इसमें से, जिसमें वो घुमा करते हैं। हाँ, वो मिसिंग है, वो तो बेच खाई होगी उन्होंने। और दिल्ली से आगे बढ़कर महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार उन वोटर्स पर ही भड़क गए जिन्होंने बारामती से उन्हें विधायक चुना है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला, सालगडी काय मालक? आता आयुर्वेदिक कॉलेजचं काय नाव? अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार किसानों की ही समस्या सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही एक शख्स ने अपनी समस्या बताई तो अजीत पवार उस पर भड़क गए। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला, सालगडी काय मालक?
आता ही आयुर्वेदिक कॉलेज से काय नाव. इस दौरान अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के हारने से बारामती के रियल एस्टेट बाजार में गिरावट आई थी। बारामती में डिप्टी सीएम अलग अलग तहसील और गांव से आए किसानों की परेशानी सुन रहे थे और शिकायत पत्र भी पढ़ रहे थे। हालांकि उनके नाराज होने के अंदाज पर मंच पर मौजूद लोग हंसते हुए भी नजर आए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का बेहद ही शर्मनाक बयान सामने आया। उन्होंने वोटर्स पर बिकने का आरोप लगाते हुए उन्हें गाली भी दी। बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ उन वोटर्स को खरी खोटी सुना रहे थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में गायकवाड़ को हराने की कोशिश की थी, लेकिन नाराजगी जाहिर करते करते वो मर्यादा की तमाम हदों को पार कर गए और फिर क्या कह दिया आप भी सुनिए। आणि तुम्ही साधं एक मत मला देऊ शकत नाही. फक्त दारू, मटण, पैसे अरे 2,000 विकले गेले. 2,000 5,000 याच्यापेक्षा तर संजय गायकवाड़ ने वोटर्स पर चंद पैसों में बिकने का आरोप लगाया और उन पर अपना गुस्सा उतारा। बुल्ढाना की एक जनसभा में पहुंचे शिंदे गुट के विधायक ने यह भी दावा किया कि उनके जीतने से बुल्ढाना का विकास होगा। उन्होंने कहा कि वो जन कल्याण का काम कर रहे हैं और उनकी वजह से बुल्ढाना में विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स आए हैं। और मध्य प्रदेश में पहली बार गांवों के नाम बदले गए हैं। उज्जैन में ऐसे 3 गांव हैं जिनके नाम अब बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का मौलाना गांव अब विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। मोहन यादव की सरकार ने सूबे में पहली बार नाम बदलने की शुरुआत की है। सरकार ने उज्जैन जिले के 3 गांव के नाम बदले हैं, जिसमें गजनी खेड़ी पंचायत अब चामुंडा माता गांव होगा। जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर रखा गया है। मौलाना गांव का नाम बदलकर विक्रम नगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मौलाना लिखने पर उनका हाथ रुक जाता था। अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनके साथ हुई बर्बरता का खुलासा हुआ है। मामले के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ हुई बेरहमी का खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश के लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे, सिर में 15 फ्रैक्चर हुए थे, 5 पसलियां टूटी हुई थी, हार्ट भी फट गया था और गर्दन की हड्डी को भी तोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इतनी बर्बरता के साथ मारे गए शख्स का पोस्टमार्टम नहीं किया। वहीं मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने सुरेश को 200 सीसीटीवी कैमरे और 300 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पकड़ा है। इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भ्रष्टाचार उजागर करने को लेकर मुकेश चंद्राकर की हत्या कर उनका शव सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। यूपी के कासगंज में चंदन हत्याकांड के आरोपियों को विदेशी फंडिंग मिलती थी। चंदन के परिजनों ने यह आशंका जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। जब से ये हमने खबर सुनी है कि इनकी इतने लोग मदद कर रहे थे कि वे ट्रेन से, यूके से और बम्बई से या लखनऊ से, तो अब थोड़ा वैसा होने लगा है, क्योंकि बेटा, एक ही बेटा है हमारे पास। ये चंदन गुप्ता के पिता हैं, जिन्होंने आशंका जाहिर की है कि चंदन के हत्यारों को विदेशी फंडिंग मिलती थी। उनकी माने तो देश विदेश के एनजीओ से आरोपियों को मदद मिलने की जानकारी कोर्ट के आदेश से मिली और उसके बाद से उन्हें डर सता रहा है। बस हम सोचते थे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है,
ये इतने इतने बड़े वकील जो हम नहीं कर पाए, उन वकीलों को हमारी तो मदद सरकारी वकीलों ने बहुत की, लेकिन हम अपने लिए पर्सनल नहीं खड़े कर पाए इतने बड़े वकील किसी को। और ये बताएं, लोग एक नहीं 17 वकील, 18 वकील इनके कोर्ट में खड़े रहते थे। चंदन के पिता ने न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाले विदेशी एनजीओ की जांच की मांग की है। उनके पिता का कहना है कि कासगंज में एक समय कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं था। परिवार ने इसके बाद केस को ट्रांसफर कराया था और इसके बाद केस कासगंज से एटा ट्रांसफर हुआ। और आइए अब आपको चंदन हत्याकांड के जजमेंट की कॉपी के हवाले से खबर दिखाते हैं, जिसमें आरोपियों को बचाने के लिए विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया। चंदन गुप्ता केस में एनआईए कोर्ट के फैसले की एक कॉपी है। ऑर्डर की इस कॉपी के 125 और 126 पेज पर एक खुलासा देखिए, जिसमें लिखा गया है कि आरोपियों को अमेरिका और लंदन के एनजीओ से कानूनी मदद मिल रही थी और केस लड़ने के लिए विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ से मदद मिलने की बात कही गई है। कोर्ट ने एनजीओ की भूमिका पर चिंता जताई है और फंडिंग के साथ ही उद्देश्यों की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, ऑर्डर की कॉपी के पेज नंबर 124 में एनजीओ पर कोर्ट पर दबाव बनाने का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात कही गई है। यही नहीं, रिपोर्ट से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास करने का भी जिक्र है। एनजीओ की भूमिका अभियुक्तों को बचाने में भी सामने आई है। यही नहीं, लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 3 विदेशी एनजीओ के नाम बताए हैं। जजमेंट की कॉपी में देश के 4 एनजीओ के नाम है। पहला, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी न्यूयॉर्क, दूसरा इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वॉशिंगटन डीसी, तीसरा साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप लंदन। भारत के जिन एनजीओ से मदद मिल रही थी उनके नाम सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नई दिल्ली, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नई दिल्ली, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मुंबई, रिहाई मंच लखनऊ बताए गए हैं। और चंदन गुप्ता के परिवार वालों की माने तो उन्हें केस वापस लेने के लिए कई बार दबाव डाला गया। मामले पर चंदन के भाई से टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बातचीत की है। तमाम कानूनी लड़ाई आप यहां से लेकर लखनऊ तक लड़ते रहे, दिल्ली तक जाते रहे हैं। आपको कभी इस बात का डर सताता है कि जब एनआईए कोर्ट के का जो आदेश है उसी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कितनी संस्थाएं एनजीओज उनके मदद के लिए, हर तरह की मदद के लिए तैयार? जी, डर तो पहले भी था, अब भी है। किसी ने आपको समझौता करने के लिए या फिर ज़्यादा कोर्ट में इसको प्रोसीड ना करने के लिए कभी दबाव बनाने की कोशिश की? उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएं। कई बार दबाव बनाने की कोशिश करी। मेरे पास तो कोई नहीं आता था, पापा के पास आते थे। मेरे पास तो एक बार एक यहीं के धूपड़ जी हैं, उन्होंने बोला था कि इतने रुपए ले लो, कर लो, क्या करोगे केस बेस लड़के। तो मैंने कहा ठीक है, हम बताते हैं, करवाते हैं। और उन्हीं ने अपने साड़ू का लड़का फिर डिफेंस विटनेस में मुसलमानों की तरफ से पेश कर दिया था गवाही देने के लिए। फाइनेंशियल बैकअप, ये जो पैसे जो ऑफर हो रहे थे, आपको क्या लगा कि क्या वो लोग खुद आरोपी सक्षम है या फिर कहीं ना कहीं से उनको मदद हो रही है इस तरह की? आरोपी इतने तो सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी कहीं ना कहीं से मदद तो हो रही थी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर एक इमारत का हिस्सा गिर गया। बिल्डिंग को प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में डीसी ऑफिस से कुछ कदमों की दूरी पर एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। हालांकि बिल्डिंग खाली थी, इस वजह से किसी भी तरह का जानमाल का कोई नुकसान इस घटना में नहीं हुआ। करीब 1 हफ्ते पहले इमारत के पिलर्स में दरारें देखी गई थी और इसके बाद बिल्डिंग के मालिक को नोटिस देकर इसे खाली करवा लिया गया था। इमारत के मालिक ने भी पूरे कंस्ट्रक्शन को गिराकर नया कंस्ट्रक्शन करवाने को लेकर मंजूरी दे दी थी। करीब 7 दिन होटल के अंदर चल रहे काम के दौरान 3 पिलर्स में अचानक से क्रैक देखा गया था। इसकी वजह से इमारत में काम कर रहे लोगों ने झटके महसूस किए थे और इसके बाद पुलिस ने इस इमारत को खाली करवाकर सभी रास्तों को बंद कर दिया था। मौके पर कई पुलिस कर्मचारी तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। रिनोवेशन का काम चल रहा था जी सर। तो उस दिन के इसके 3 पिलर डैमेज हो गए थे, तो उस दिन के बाद ये हमने खाली करा के ना कॉर्डन ऑफ कर दी गई थी। तो आज सुबह 7:15 बजे ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। सिविल डिफेंस अधिकारी भी इमारत का मुआयना कर चुके थे। बिल्डिंग का प्रेशर इन तीनों पिलर्स पर काफी ज्यादा था, जिसके कारण इनमें दरारें आई थी। और लखनऊ में कुछ दबंगों ने रुपए के लेन देन के विवाद में सरेआम फायरिंग कर दी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें लखनऊ के चिन्हट इलाके की हैं, जहां फोन पर हुए विवाद के बाद घर पहुंचे दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है। तस्वीरों में आरोपियों को फोन पर बात करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। मामले में लखनऊ के बीबीडी थाने में
संगीन धाराओं में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। BBD इलाके के हासेमाव गांव के रहने वाले अतुल कुमार मिश्रा के घर पर रविवार रात करीब 9:15 बजे हमला किया गया। गोमती नगर के प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र नाथ शुक्ला और उसके भतीजे सावन शुक्ला समेत 8-9 लोग पहुंचे और 5 राउंड हवाई फायरिंग की। दबंगों ने दरवाजा ना खोलने पर उसे तोड़ने की भी कोशिश की। घटना के समय अतुल की पत्नी घर में अकेली थी। पुलिस ने अतुल की पत्नी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अतुल के मुताबिक 1 साल पहले उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को 49 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपी ने उनमें से 40 लाख रुपए लौटा दिए थे, लेकिन बचे 9 लाख वापस नहीं किए थे। इसे लेकर ही आरोपियों और अतुल का विवाद हुआ था। इससे नाराज आरोपियों ने उनके घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में एक बार फिर तेंदुआ दिखा है। इस बार ये तेंदुए ने मंदिर के पुजारी के घर में ये तेंदुआ घुसाया। इस तेंदुए के देखे जाने के बाद डर का माहौल पैदा हो गया है। CCTV में ये तस्वीरें देखी गई हैं और उसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। तस्वीरें नंदियाला जिले के श्रीशैलम मंदिर परिसर की है। CCTV से जाहिर है कि जैसे ही रात गहराती है, घड़ी की सुइयां 12:30 बजे के पार होती हैं, सधी हुई चाल में तेंदुआ एंट्री मारता है। सन्नाटे के बीच वो इधर उधर देखता है, वो अपना सिर ऊपर भी उठाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जहां ये तेंदुआ देखा गया वो श्रीशैलम पाताल गंगा नाम की जगह बताई जाती है और ये जगह है पुजारी सत्यनारायण का घर। आसपास देखिए सामान रखा है, उसे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और शिकार की तलाश में रहता है। सुबह CCTV में तेंदुए की हलचल देखने के बाद पुजारी चौंक गए। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रीशैलम के आसपास के इलाकों में तेंदुए और बाघ की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर तेंदुए को मैदान के आसपास के इलाकों में घूमते हुए देखा है, लेकिन इस मुद्दे पर वन विभाग और मंदिर के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को तेंदुए के घूमने वाली जगहों पर रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। और वहीं देश में चीन में फैले HMPV के 2 केसेस सामने आ गए हैं। बेंगलुरु के 2 बच्चे इससे संक्रमित पाए गए। कहा जा रहा है कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस ने भारत में भी एंट्री ले ली है। ICMR ने इसकी पुष्टि कर दी है। मामले के 2 केस बेंगलुरु से सामने आए हैं। पहला केस 8 महीने के बच्चे में पाया गया, हालांकि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बुखार होने के बाद उसे बैप्टिस्ट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 3 जनवरी 2025 को भर्ती होने के बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। HMPV का दूसरा केस 3 महीने की बच्ची का है, जिसमें वायरस की पुष्टि की गई है। ब्रोंकोमोनिया से पीड़ित होने के बाद उसे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में ही एडमिट करवाया गया था। 2 दिन के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इस बीच देश में ICMR ने इससे घबराने की जरूरत नहीं बताई है। हालात पर वो कड़ी नजर रख रहे हैं, वो इस पर नियंत्रण पाने में सक्षम है। चीन में HMPV बीमारी के फैलने के बारे में मीडिया में हाल ही में आई खबरों के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 जनवरी को जारी एक बयान में कहा कि HMPV किसी भी अन्य सांस के वायरस की तरह है, जो सर्दियों के मौसम में आम सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। लोगों से अपील की गई है कि वो खांसते छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल टिश्यू पेपर से ढकें। और महाराष्ट्र के नागपुर के गोरेवाड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर में बर्ड फ्लू से 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत हो गई। इसके बाद राज्य के सभी नेशनल पार्क्स के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नागपुर के गोरेवाड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ और 1 तेंदुए की पिछले हफ्ते में संदिग्ध रूप से मौत हो गई। जानवरों की मौतों ने रेस्क्यू प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बाघों और तेंदुए की मौत के बाद जांच के लिए सैंपल भोपाल के ICAR निषाद भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक सभी जानवरों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इस बीच गोरेवाड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर में मौजूद बाकी बचे सभी तेंदुओं और बाघों का टेस्ट भी किया गया, जिसमें वे सभी स्वस्थ पाए गए। हालांकि घटना के बाद महाराष्ट्र के सभी चिड़ियाघरों, एनिमल रेस्क्यू सेंटर और नेशनल पार्कों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगली मांसाहारियों में आमतौर पर संक्रमित शिकार या कच्चे मांस के खाने की वजह से बर्ड फ्लू होता है। फिलहाल अधिकारी बर्ड फ्लू के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। बर्ड फ्लू से मरे 3 बाघों को चंद्रपुर रेस्क्यू सेंटर से गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर लाया गया था, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। अधिकारियों ने रेस्क्यू किए गए जानवरों को अलग अलग जगह रखने के निर्देश भी दिए हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने DRDO के सहयोग से जोरावर लाइट टैंक का दूसरा प्रोटोटाइप तैयार करने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक अहम कदम है। जोरावर भारत का पहला हल्का टैंक है, जिसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।
देश में जोरावर लाइट टैंक का दूसरा प्रोटोटाइप तैयार करने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले प्रोटोटाइप का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही भारतीय सेना के कठोर परीक्षण से गुजरेगा। इन परीक्षण में अलग अलग भूभागों, उबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर लद्दाख इलाकों में किया जाएगा। जोरावर लाइट टैंक का पहला प्रोटोटाइप जुलाई 2024 में LNT के हजीरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में पेश किया गया था। इसे टैंक प्रोजेक्ट की स्वीकृति के सिर्फ 19 महीनों में तैयार किया गया था। टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन, ड्रोन इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें भी लगाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि इसे विमान से भी पहुंचाया जा सकता है। भारतीय सेना ने इस टैंक को 354 यूनिट में शामिल करने की योजना बनाई है। यह टैंक पिछले टैंकों के मुकाबले काफी हल्का और ऑपरेशनल फ्रेंडली है। और अब खबर बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना में एक प्राचीन मंदिर मिला है जो कि करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पटना के सुल्तानगंज इलाके में एक मठ की जमीन में खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान मंदिर का ढांचा दिखा। जब और खुदाई की गई तो इस शिवलिंग के दर्शन हुए। जैसे ही खबर आसपास फैली, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। लोगों में शिवलिंग के दर्शन की होड़ लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। वे दादा परदादा से यहाँ मंदिर होने की कहानी सुनते आए हैं। लोग चाहते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो और भगवान के दर्शन पूजन की इजाजत मिले। बचपन से सुनते हैं कि यहाँ पे और भी 10-12 ऐसे मंडप होते हैं। पहले मंदिर था और उसके बाद ये सब झाप पोत करके रख दिया, लॉज बना दिया, ऐसा हटाया जाए। शिव मंदिर को देखने से यही लग रहा है कि इसका डिजाइन बिल्कुल गया के विष्णुपद मंदिर की तरह है। ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर इतने सालों तक दबे रहने के बावजूद चमचमा रहा है। अब तक पटना शहर ज्ञात ये इकलौता मंदिर है जहां शिवलिंग के साथ चरण चिन्ह भी है, जो संभवतः भगवान विष्णु को समर्पित हो सकता है। और उत्तर भारत में सोनमर्ग समेत कई जगहों पर आज सुबह बर्फबारी हुई। कई जगहों पर बारिश की भी खबरें हैं, जिससे ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। ये सोनमर्ग है। घाटी के नीचे सर्द पानी का सोता बह रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। चारों तरफ बर्फ बिछी है, जहां पर्यटक धरती के स्वर्ग का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों को देख सकते हैं कि कैसे वो इस पुल पर बर्फबारी के बीच अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। ताजा बर्फबारी का कई लोग मजा ले रहे हैं। आज पुंछ में ताजा बर्फबारी हुई है, जहां सावजियन सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बुधवार तक भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच यात्रियों के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी को जारी किया है। प्रशासन ने यात्रियों से जम्मू कश्मीर हाईवे पर दिन में यात्रा करने की सलाह दी है। इसके अलावा लेन में ही गाड़ी चलाने की बात भी कही है। इधर श्रीनगर समेत कुपवाड़ा और लोलाब में भी आज भारी बर्फबारी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पूरी तरह से ढक गई है। छतों पर भी कई इंच मोटी बर्फ जम गई है। इधर गुलमर्ग में बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि आवागमन शुरू हो सके। इधर श्रीनगर में आज सुबह बारिश हुई और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आज छठे दिन भी घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। गाड़ियों की छत पर बर्फ जमी है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर की, जहां भारी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। वहीं लोगों को सड़क पर बर्फ होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 6 दिन हो गया है हमको। 6 दिन हो गए हैं, तो अभी तक आपका फ्लाइट नहीं निकल पाया यहाँ से। आज कोशिश है कि निकल जाए, कोशिश है कि निकल जाए, लेकिन अब तक निकल नहीं पाई थी। अब ये तस्वीरें देखिए। श्रीनगर में बीआरओ की टीम लगातार सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटी है ताकि एयरपोर्ट तक पहुंचने के रास्ते से आवागमन बहाल हो सके। श्रीनगर में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट है। इन सब के बीच आज भी बर्फबारी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुबह में कई उड़ानों में देरी हुई। यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे कुछ पर्यटक भी फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है जहाँ पे जो लोग हैं या जो सफर करने वाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंचे। ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द जो है फ्लाइट ऑपरेशन फिर से रिज्यूम हो सकते हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल का विरोध किया। बेल बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े हैं प्रशांत किशोर। 25,000 का निजी मुचलका भरने से इंकार किया है। बेल बॉन्ड नहीं भरने पर जेल जाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को। तो जनसुराज के प्रमुख
प्रशांत किशोर, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद कोर्ट में पेश किया और अब कंडीशनल बेल का विरोध किया गया है। पटना से रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, क्या खबर मिल रही है प्रशांत किशोर की तरफ से? देखिए, आरती उपाध्याय के कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बेल दे दिया है, लेकिन कंडीशनल बेल दिया है और उसमें यह कंडीशन है कि आप बाहर निकल करके फिर ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आम लोगों को परेशानी हो। जो आपने विगत दिनों में किया है वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब प्रशांत किशोर उस पीआर बॉन्ड पर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके जो अधिवक्ता हैं वाईवी गिरी और उनकी टीम उनको समझाने में लगी है कि आप बेल बॉन्ड पर सिग्नेचर कर दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर को लग रहा है कि अगर वो बेल बॉन्ड पर साइन करते हैं मतलब वो ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गलती की है या फिर आगे जो उनकी राजनीति है वो किस आधार पर चली है। क्योंकि बाहर जो उनके समर्थक है वो क्रांति करने की मूड में है, नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और अंदर अगर प्रशांत किशोर इस शर्त को मान के सिग्नेचर करते हैं कि बाहर निकलकर हम ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल नहीं रहेंगे जो विगत दिनों हमने किया है, तो ये उनके पूरे आंदोलन को एक तरह से उनके समर्थक भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लिहाजा प्रशांत किशोर उस बेल बॉन्ड पर, पीआर बेल बॉन्ड पर साइन करने को तैयार नहीं है, जो 25,000 का निजी मुचलका है। और ऐसी स्थिति में जो उनकी टीम के जो अधिवक्ता हैं, शिवानंद तिवारी जो अधिवक्ता है, उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि कोर्ट रूम में जब प्रशांत किशोर ने ये शर्त मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि महोदया मुझे आप रोकना चाहेंगे। इस बीच जो वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जानकारी रखी जा रही है, सुन लेते हैं। कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी, और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंद जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूंगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा, और ऐसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या? अभी वो हमारे सीनियर वाईवी गिरी हैं, वंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड पर साइन नहीं कर रहे हैं, जेल जाने की तमन्ना उनकी नजर आ रही है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि खुद को छात्र आंदोलन के एक बड़े चेहरे के तौर पर वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी राजनीति के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो इसका फायदा मिल सके उनकी पार्टी को, जन स्वराज पार्टी को? देखिए, बिल्कुल, और ये प्रशांत किशोर कोई ना तो अभ्यर्थी हैं ना कोई सामान्य व्यक्ति जो वो धरना दे रहे थे अपने किसी कॉज के लिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की है और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी ये लग रहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, एक जो आंदोलन तैयार खड़ा हुआ है, वो आंदोलन की तासीर जो है बहुत गर्म है, लिहाजा उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, उनकी मंशा जरूर थी कि छात्रों को न्याय मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी वो इसका राजनीतिक फायदा भी लेना चाहते थे। और अगर आज वो शर्त मान करके और बाहर बेल पर निकल करके और फिर उस शर्त के अनुसार अगर अपने घर में बैठते हैं तो ये उनके ना तो राजनीतिक जो हैसियत उनकी होगी उसके लिहाज से, और ना फिर बाहर जो एक माहौल बना है जिस तरीके से छात्र बिल्कुल या फिर छात्रों इसी वजह से बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं है प्रशांत किशोर, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। शुक्रिया आपका रुपेश। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार के बड़े मौके आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस जैसे उभरते टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बम्पर नौकरियां मिलने जा रही हैं। दुनिया में एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के चलते देश के स्किल्ड युवाओं के लिए रोजगार के बहुत मौके आने वाले हैं। जॉब कंसल्टेंट क्वेस्ट आईटी स्टाफिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई, साइबर सुरक्षा,
क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। 2030 तक ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में $150 बिलियन का योगदान देंगे। 2030 तक भारत के आईटी क्षेत्र में रोजगार मौजूदा 5.4 मिलियन से बढ़कर 7.5 मिलियन हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में नए उभरते टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की होगी। साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मांग बैंकिंग, इंश्योरेंस और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है और सुरक्षित लेन-देन, धोखाधड़ी को पकड़ना, पहचान सुनिश्चित करने में इनका इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य, रिटेल और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी नई उभरती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।